Hello everyone, today we will learn about the proclamation attachment. हेलो भाई लोगों, आज हम पढ़ेंगे क्या होता है proclamation और attachment according to CRPC. So let's start. proclamation attachment ये शुरू होता है सेक्शन 82 से लेके 86 तक. CRPC के सेक्शन 82 से 86 तक proclamation और attachment के वेरियस प्रोविजंस को डिस्कस किया गया है. और प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट के ये चार सेक्शन है जो आज अपन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले सेक्शन 82 जो बात करता है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग. सेक्शन 83 हमें बताता है अटैचमेंट ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग. सेक्शन 84 बताता है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट. 85 रिलीज सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी. 86 है अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी. अब इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के. तो बेसिकली ये चैप्टर किस लिए है सीआरपीसी में. ये चैप्टर है जिससे कोई व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर करने के लिए कैसे हम उसे मजबूर करें कि वो कोर्ट में हाजिर हो जाए. कुछ खुरापाती लोग होते हैं, वो कुछ अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझते हैं, तो उनको कैसे कंपेल किया जाए, उनको उनको कैसे मजबूर किया जाए कोर्ट आने के लिए. तो ये चैप्टर 6 का हिस्सा है. चैप्टर 6 हमें बताता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंसेस. कौन कौन से प्रोसेस हैं जो कोर्ट यूज करेगा टू कंपेल द अपीयरेंसेस ऑफ पर्सन. ये 61 से लेके 90 तक जाता है ये वाला चैप्टर. चैप्टर नंबर 6 प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंसेस 61 टू 90. अब सबसे पहले कोर्ट क्या करता है. सबसे पहले कोर्ट अगर वो समन केस है तो उसमें समन इशू करता है जो सेक्शन 61 के अंतर्गत होता है. फिर अगर समन सर्व नहीं होते या वो समन पे आने से मना कर देता है तो फिर समन केस में वारंट इशू कर देते हैं कोर्ट. और अगर वारंट केस है तो सबसे पहले वारंट ही इशू किए जाएंगे, समन नहीं किए जाएंगे. और फिर उसके बाद अगर वारंट पर भी व्यक्ति नहीं आता है तो उसको प्रोक्लेम उसकी उद्घोषणा की जाती है. ये घोषणा कर दी जाती है कि वो भगोड़ा हो चुका है. ठीक है, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देंगे या प्रोक्लेम्ड पर्सन घोषित कर देगा कोर्ट. और उसकी फिर उसके बाद में प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा. अब और डिटेल में आगे बात करते हैं. ये दो वर्ड ध्यान रखना. प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है उद्घोषणा और अटैचमेंट का मतलब होता है कुर्की. तो इफ अ वारंट इज अनएग्जीक्यूटेड कोर्ट प्रोसीड अंडर सेक्शन 82 एंड 83. अगर कोई वारंट एग्जीक्यूट नहीं होता है, मतलब वो व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता है, तो उसके खिलाफ कोर्ट इशू कर देता है प्रोक्लेमेशन और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देता है. जो भाग रहा है उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है. तो कोर्ट उसके खिलाफ सेक्शन 299 जो सेक्शन 299 सीआरपीसी हमें बताता है रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज, उसके अंतर्गत भी उसके खिलाफ प्रोसीड कर सकता है. उसमें क्या होता है कि अब जो फरार व्यक्ति है जो कोर्ट नहीं आ रहा है या उसको पकड़ा नहीं जा सकता है, तो उसके एब्सेंस में, उसकी गैर हाजिरी में भी उसके खिलाफ एविडेंस ले लिया जाएगा. ट्रायल शुरू हो जाएगी. एविडेंस लिया जाता है हमेशा एक्यूज्ड की प्रेजेंस में, लेकिन अगर वो व्यक्ति नहीं आ रहा है कोर्ट तो उसकी एब्सेंस में भी सेक्शन 299 के अंतर्गत एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा. अब पर्सन इज एब्सकॉन्डिंग या हाइडिंग. ये वर्ड है एब्सकॉन्डिंग, इसका मतलब आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. और हाइडिंग बेसिकली ये सिनोनिमस वर्ड है. एब्सकॉन्डिंग का मतलब भागना नहीं होता है. एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है टू कंसील वन सेल्फ. तो ये स्टेप्स हैं जिससे एनफोर्स की जा सकती है अपीयरेंस किसी एक्यूज्ड पर्सन की. तो प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग सेक्शन 82 सबसे पहला सेक्शन है प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग. सबसेक्शन 1 इसका बोलता है इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव. अगर कोई भी कोर्ट, जेएमएफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और कोई भी अन्य कोर्ट है कि उसके पास विश्वास करने का कारण है, हैज रीजन टू बिलीव. भले ही ये रीजन टू बिलीव उसको ये कारण का हो सकता है या तो कोई साक्ष्य उसने लिया हो कि वो व्यक्ति इस जिले को छोड़कर जा चुका है, अब वो आने वाला नहीं है. ऐसी कोई उसके सामने एविडेंस पेश की जाती है कि अब वो व्यक्ति कोर्ट नहीं आएगा. तो कोर्ट को या तो एविडेंस के ऊपर या बिना एविडेंस के भी जिसके खिलाफ उस कोर्ट ने वारंट इशू किया है, दैट एनी पर्सन अगेंस्ट हुम अ वारंट हैज बीन इशूड बाय इट. ध्यान रखें प्रोक्लेमेशन वही कोर्ट करेगा जिसने उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट इशू किया था. वो भाग गया है, एब्सकॉन्डेड, फरार. और इस कंसीलिंग मतलब कंसील अपने आप को छिपा रहा है या भाग गया है. तो
उस वारंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। अब वो व्यक्ति भाग गया है या उसने उस अपने आप को छुपा लिया है और ऐसे कोर्ट को लगता है कि वो भाग गया और छुपा लिया और वारंट की एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगी, तो कोर्ट पब्लिश करेगा एक रिटन प्रोक्लेमेशन उसके खिलाफ, जिसमें उसको ये बताया जाएगा कि उससे कोर्ट ये डिमांड करता है कि आप स्पेसिफिक प्लेस पे स्पेसिफिक टाइम, जो कोर्ट उस प्रोक्लेमेशन में लिखेगा, जिसमें कम से कम 30 दिन का समय दिया जाएगा उस व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर होने के लिए। प्रोक्लेमेशन में 30 दिन से कम का समय नहीं दिया जाएगा और उस प्रोक्लेमेशन को पब्लिश कर दिया जाएगा। मतलब प्रोक्लेमेशन क्या होता है, सबसे पहले उस व्यक्ति के खिलाफ वारंट गया, कोर्ट को लगता है कि वो व्यक्ति अब नहीं आएगा या भाग चुका है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ आप प्रोक्लेमेशन इशू कर देंगे, कोर्ट पब्लिश कर देंगे। इसमें वर्ड यूज किया गया है पब्लिश, में पब्लिश, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, में पब्लिश। तो अब उसमें प्रोक्लेमेशन में टाइम दिया जाएगा कि आपके पास 2 महीने या 1 महीने का टाइम है, कम से कम 30 दिन का टाइम दिया जाएगा उसको कि आप निश्चित समय पर निश्चित जगह पर हाजिर हो जाएं। ठीक है, तो ये है सेक्शन 82 का सब सेक्शन 1। कोई भी कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ वारंट इशू किया गया है, उसको विश्वास करने का कारण उसके पास कि वो भाग गया है या उसने अपने आप को छुपा लिया है, एक रिटन प्रोक्लेमेशन इशू कर देगा उसके खिलाफ कि वो स्पेसिफाइड टाइम पर, जो 30 दिन से कम का नहीं होगा, उसके अंतर्गत वो किसी स्पेसिफाइड प्लेस पर या स्पेसिफिक टाइम पर हाजिर हो जाए। अब प्रोक्लेमेशन जो एक बार पब्लिश कर दिया गया है, तो उसको पब्लिश कैसे किया जाएगा, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और ये शेल है, इसमें कोर्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसको फॉलो करना कोर्ट के लिए मैंडेटरी है। तो सबसे पहले सबसेक्शन 2 का क्लॉज 1 का सब क्लॉजेज हमें बताता है कि सबसे पहले जो प्रोक्लेमेशन होगा वो किसी कॉन्स्पिक्यूअस, मतलब सुस्पष्ट दिखने वाली जगह पर चिपकाया जाएगा, जिससे लोग आग उसको पढ़ सकें। शहर की किसी ऐसी जगह पर जहां पर सब लोग उसको देख सकें, प्रोक्लेमेशन को चिपकाया जाएगा। बी कहता है कि इट शैल बी फिक्स्ड, चिपकाया जाएगा टू सम कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस और होम स्ट्रीट इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरीली रिसाइड और टू सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑफ सच टाउन और विलेज। अब जहां वो व्यक्ति रहता है उसके घर पर भी एक कॉपी चिपकाई जाएगी, और कॉन्स्पिक्यूअस वर्ड का यूज किया गया है जो आम लोग देख सकें, जहां पर सबकी निगाह जा सके। ठीक है, अब एक कॉपी शहर के कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पर, एक कॉपी उसके घर के कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पर, और एक कॉपी कोर्ट हाउस में चिपक जाएगी। ठीक है, ये 3 जगह उसकी कॉपी चिपकानी है, और द कोर्ट में नॉट मैंडेटरीली, ऑप्शनल है ये, अगर वो चाहे तो न्यूज़पेपर में भी उसको सर्कुलेट कर सकता है प्रोक्लेमेशन की कॉपी को। ये कोर्ट की डिसीजन है, ये मैंडेटरी है, ए, बी और सी। ठीक है, a statement in writing by the court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly published on a specified day। अब ये बोलता है ये वाला सब सेक्शन जो है सब सेक्शन 3 कि अगर कोर्ट की प्रोक्लेमेशन जो पब्लिश किया गया था वो इसका कंक्लूसिव एविडेंस होगा, उसको मान लिया जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसकी सारी जो कंडीशन है वो फुलफिल कर दी गई थी। A statement in writing by the court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly published on a specified day। स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया गया था एक स्पेसिफाइड डे पर, और जो तरीका बताया गया है सब सेक्शन 2 के क्लॉज 1 में उस तरीके में किया गया था, तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ उन सारी कंडीशन को कोर्ट ने फुलफिल किया था जो हमें सब सेक्शन 2 की क्लॉज 1 में दी गई है। 3 कंडीशन ये थी, शहर में चिपकाया जाएगा, घर पे चिपकाया जाएगा, कोर्ट में चिपकाया जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो गया सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 1 प्रोक्लेमेशन ऑफ अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अब है सबसेक्शन 4, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ओटी बन सकती है कि प्रोक्लेम्ड पर्सन को किस में डिफाइन, किस में उसका प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में किस सबसेक्शन में बताया गया है, तो सबसेक्शन 4 है, जहां एक प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया गया है अंडर सबसेक्शन 1, और जो पर्सन है वो इन अपराधों का एक्यूज्ड है, मतलब ये ग्रीवियस टाइप के ऑफेंसेस है, इनका वो एक्यूज्ड है। तो अगर वो जो प्रोक्लेमेशन में टाइम दिया गया है, सबसे पहले अपन ने उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन इशू किया, अब वो इस प्रोक्लेमेशन में दिए गए स्पेसिफाइड टाइम में कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, तो उसको
कोर्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देगी, उसको बोलते हैं उद्घोषित अपराधी, भगोड़ा घोषित कर देगी। अब प्रोक्लेम्ड पर्सन और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर दो डिफरेंट चीजें होती हैं। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर केवल इन के एक्यूज्ड पर्सन को घोषित किया जाता है, ठीक है। और तो ये कोर्ट इन अपराध तो इन अपराधों के जो संबंधित व्यक्ति हैं उनको ही कोर्ट क्या कर सकता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर सकता है, बाकायदा नहीं कर सकता, ठीक है, अन्यथा नहीं कर सकता। तो सबसेक्शन 5 ये बोलता है कि प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 and 3 शैल अप्लाई टू अ डिक्लेरेशन मेड बाय अ कोर्ट अंडर सबसेक्शन 4 एंड दे अप्लाई टू द प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1। अब जब उसको कोर्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करेगी, भगोड़ा घोषित करेगी, तो उस, उसकी जो सारी कंडीशन थी, कोर्ट के बाहर कॉपी चिपकाई जाएगी, घर के बाहर कॉपी चिपकाई जाएगी, टाउन या उसके कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पर कॉपी चिपकाई जाएगी, तो ये सब सारी कंडीशन आपको फिर से फुलफिल करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब टाइम एंड प्लेस शुड बी मेंशन इन द प्रोक्लेमेशन, अदरवाइज इट विल बी नल। मतलब टाइम और प्लेस जिस जगह है उसको हाजिर होना है वो उसमें बताई जानी चाहिए। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है हाइड हिमसेल्फ, खुद को छिपा लेना। उसका मतलब ये नहीं होता आप किसी जगह से भाग गए, मान के चलो पुलिस आपको पकड़ने आती है घर में, अब आप भागने की जगह किसी ऐसी जगह छिप गए जहां पर आपको पुलिस पकड़ नहीं सकती, तो भी मान लिया जाएगा कि आप एब्सकॉन्डिंग पर्सन है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया गया है, ये इसकी डेफिनेशन है, और ये देख लीजिए आपकी किस प्रोविजन में इसको बताया गया है, ये ओटी का क्वेश्चन बन सकता है। अब सेक्शन 83 को हम जानते हैं, ये पेनल्टी प्रोविजन फॉर पर्सन अवॉइडिंग अरेस्ट, पर पर्पस इसका है कि कंपेल करे किसी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए, मतलब अब उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। अ पर्सन अगेंस्ट हुम अ प्रोक्लेमेशन हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 82, तो ये अटैच किसकी प्रॉपर्टी की जाएगी, जिसके खिलाफ एक प्रोक्लेमेशन हुआ है इशू सेक्शन 82 के अंतर्गत, उसी की प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं है। अ पर्सन डजंट अपीयर आफ्टर प्रोक्लेमेशन ही हैज टू फेस सेक्शन 174A। एक आईपीसी का भी एक्स्ट्रा सेक्शन 174A ये 2005 में ऐड किया गया था, इसमें सजा दी गई है अगर आप प्रोक्लेम्ड पर्सन है या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है और आप हाजिर नहीं होते हैं कोर्ट में, तो आपके खिलाफ ये वाला ऑफेंस भी बनता है, जिसमें 3 इयर्स की पनिशमेंट है। और अगर आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं और फिर भी कोर्ट नहीं आते हैं, तो आपके खिलाफ 7 साल की सजा है। और कॉग्निबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, तो ये थोड़ा सीरियस ऑफेंस है। तो सेक्शन 82 एंड 83 कैन नॉट बी यूज्ड टू कंपेल द प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग या कंटेम्प्ट का जो एक्यूज्ड है, कंटेम्प्ट करने का जो एक्यूज्ड है, उसके खिलाफ ये प्रोविजन यूज नहीं किया जाएगा उसको कंपेल करने के लिए, उसकी प्रेजेंस को। प्रोक्लेमेशन इज अ मस्ट बिफोर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। आपको प्रोक्लेमेशन अवश्य ही करना पड़ेगा अगर आप किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अटैच कर रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन कैन बी अटैच्ड, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। बेसिकली कोर्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी को प्रेफरेंसेस देता है अटैच करने में। देयर कैन बी इशुएंस ऑफ वारंट मेकिंग प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली एज देयर इज नो एक्सप्रेस प्रोहिबिशन बाय लॉ। अब कोर्ट चाहे, अगर कोर्ट चाहे या उसको रीजन टू बिलीव लगता है, तो वारंट भी इशू कर सकता है, उसके साथ ही उसको प्रोक्लेमेशन भी इशू कर सकता है और उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकता है एक ही समय पर। जरूरी नहीं है कि पहले वो मतलब कुछ समय का उसमें गैप हो। वारंट फिर प्रोक्लेमेशन, फिर तुरंत ही अटैचमेंट भी कर सकता है कोर्ट। प्रोक्लेमेशन में समय दिया जाएगा, उस समय वो आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसकी जो अटैच्ड प्रॉपर्टी है, अटैच्ड प्रॉपर्टी मतलब अंडर रेडार उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर खतरा मंडराने लगा है अटैच्ड प्रॉपर्टी पे, वो अगर व्यक्ति नहीं आता है तो फिर वो की जाएगी सेल। तो अब वो सेल कब की जाएगी, कैसे की जाएगी, वो आगे देखेंगे। इवन इन अ समन केस इंस्टेड ऑफ इशुएंस ऑफ समन वारंट कैन बी इशूड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 87 में बताया गया है कि कोर्ट अगर चाहे तो समन की जगह वारंट भी इशू कर सकता है समन केस में। सेक्शन 83 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, अब है अटैचमेंट से रिलेटेड सेक्शन। द कोर्ट इशूइंग प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 में कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करना चाहे या ना चाहे, फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, उसको अपने रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे राइटिंग में कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। एट एनी टाइम आफ्टर द इशुएंस ऑफ प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद ऑर्डर कर सकता है वो अटैचमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल, और बोथ दोनों प्रकार की प्रॉपर्टी को वो अटैच कर सकता है बिलोंगिंग टू द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। उसी व्यक्ति की होनी चाहिए जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं, प्रोक्लेम्ड पर्सन। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज ऑल्सो अ प्रोक्लेम्ड पर्सन बट नॉट वाइस वर्सा, provided that where at the time of the issue of the proclamation the court is satisfied by affidavit। अब साइमल्टेनियसली कब इशू किए जाएंगे जा सकते हैं जो
प्रोकमीशन अटैचमेंट एक ही साथ कब किए जाएंगे? वैसे तो नहीं किए जाएंगे नॉर्मल कंडीशन में। मतलब ये प्रोवाइड वाला जो क्लॉज है हमको ये बताता है कि प्रोक्लेमेशन के साथ ही अटैचमेंट कब कर सकता है कोर्ट, जब उसको जो एफिडेविट पर एग्रीव्ड पार्टी ये बता देता है कि जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने वाला है, मतलब बेचने वाला है। अब व्यक्ति क्या है, उसको अटैच होने से बेचने बचाने के लिए किसी और को बेच देगा तो वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी और फिर वो अटैच नहीं हो पाएगी। तो ये एग्रीव्ड पर्सन जिसके साथ अपराध हुआ है वो बताता है कोर्ट को कि जो एक्यूज है वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है अटैचमेंट होने से बचाने के लिए, और या वो अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे किसी मतलब इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, या उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको बाहर भेज रहा है, ऐसा कुछ करके मतलब वो इंतजाम कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट से बचाने के लिए, तो कोर्ट प्रोक्लेमेशन के साथ ही अटैचमेंट का ऑर्डर भी कर सकती है विद द इशुएंस ऑफ प्रोक्लेमेशन, एक ही समय पर साइमल्टेनियसली। लेकिन ये तब करेगी जब एफिडेविट पर एग्रीड पर्सन या उसको अन्य किसी माध्यम से कोर्ट को सूचना होती है तो वो ऐसा करेगा, अन्यथा साइमल्टेनियसली नहीं करेगा। फिर आगे लिखा है सच ऑर्डर shall authorize the attachment of any property belonging to such person within the district in which it is made, and it shall authorize the attachment of any property belonging to such person without such district, मतलब उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर जिसमें कोर्ट है, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है, विदाउट सच डिस्ट्रिक्ट, और अगर उससे बाहर की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा रहा है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी उस प्रॉपर्टी को अटैच करने से पहले। फिर उसके बाद दिया गया है, तो उसको पढ़ लेते हैं। सच ऑर्डर शेल ऑथराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन विद इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट इज मेड। सबसे पहले उस डिस्ट्रिक्ट में जो प्रॉपर्टी है उसको तो वो अटैच कर ही सकते हैं, लेकिन अगर वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर की प्रॉपर्टी को अटैच करते हैं, मूल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो उस दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है उसकी एंडोर्समेंट मतलब उसकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। Such district when the endorsed by the within whose district such property is situated, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसके डीएम की परमिशन चाहिए। इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज अ डेप्ट और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर वो डेप्ट है मतलब या मूवेबल प्रॉपर्टी है तो अटैचमेंट किस टाइप से किया जाएगा? अब मूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कैसे किया जाएगा? सब सेक्शन 3। इमूवेबल प्रॉपर्टी का कैसे अटैचमेंट किया जाएगा? सब सेक्शन 4। लाइव स्टॉक है पेरिशेबल नेचर की, मतलब जल्दी खराब हो सकती है प्रॉपर्टी और उसको अटैच किया गया है, तो उसका क्या करेंगे कोर्ट? सब सेक्शन 5। 6 में है रिसीवर की ड्यूटी और लाइबिलिटीज, जिसको अपॉइंट किया गया है अटैचमेंट के बाद। अब अपन देखते हैं कि जो मूवेबल टाइप की प्रॉपर्टी उसको अटैच कैसे किया जाएगा। सबसे पहले अगर मूवेबल प्रॉपर्टी या डेप्ट, डेप्ट का मतलब कि अगर जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है उससे किसी व्यक्ति ने उधार लिया है, मान के चलिए कि राम एक अपराधी है, उससे श्याम ने उससे 50,000 रुपए लिए थे। अब श्याम के पास 50,000 रुपए हैं राम के, अब वो वापस करना चाहता है राम को पैसे, तो अब ये डेप्ट है श्याम के पास राम का, तो अब उस डेप्ट को भी अटैच कर सकती है कोर्ट और मूल प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकती है। कैसे? सबसे पहले सीज कर लिया ये मूल प्रॉपर्टी, कोर्ट अपने जो उसमें ले लेगा अपने पोजेशन में, फिर अपॉइंट कर देगा रिसीवर, रिसीवर को अपॉइंट कर देगा जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन करेगा उस प्रॉपर्टी का, उसको अपने हिसाब से उसको डिटरमाइन करेगा इस प्रॉपर्टी का करना क्या है। फिर एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन और एनी वन ऑफ हिज बिहाफ, अब उस व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी डिलीवर ना की जाए, ऐसा भी ऑर्डर कोर्ट कर सकता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास किसी भगौड़े की मूवेबल प्रॉपर्टी है तो अब वो उसको वापस ना करे, ऐसा भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। और इनमें से एक या दो अन्य जो इनमें से जो प्रोसेस दिए गए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं मूल प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए। अगर प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी अटैच्ड इज रिमूवल अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन सेल इन द केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू, अगर वो लैंड ऐसी है, इमूवल प्रॉपर्टी की बात हो रही है जो स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू पेमेंट हो रहा हो बट मेड थ्रू द कलेक्टर, बी मेड थ्रू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द लैंड इज सिचुएट, अब उस अटैचमेंट को कौन करेगा? कलेक्टर करेगा जिसके डिस्ट्रिक्ट में वो इमूवल प्रॉपर्टी है। सबसे पहले उस इमूवल प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया जाएगा, अब उस पर रिसीवर बिठा दिया जाएगा, रिसीवर क्या करता है? उसको मैनेज करता है इस प्रॉपर्टी को। अब उस प्रॉपर्टी से जो पैसा आएगा उसको मैनेज करेगा रिसीवर बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट ऑन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू द, अब वो इमूवल प्रॉपर्टी पर कोई किराएदार व्यक्ति था, अब वो किराया देता था उसको, किसको?
प्रोक्लेम्ड पर्सन को। अब प्रोक्लेम्ड पर्सन को किराया नहीं देगा, या फिर अगर उसका किराया उसका जो पीरियड है किराए का वो खत्म हो जाता है या लीज का पीरियड खत्म हो जाता है, तो उस व्यक्ति को वापस ना करे प्रॉपर्टी प्रोक्लेम्ड पर्सन को। ये ऐसा भी ऑर्डर कोर्ट कर सकता है बाय एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग इन राइटिंग, ऐसा ऑर्डर राइटिंग किया जाएगा, प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ रेंट ऑन डिलीवरी ऑफ और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू द प्रॉपर्टी। तो इनमें से इन में से एक या सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकता है कोर्ट उस बंदे की इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए। अब अगर वो प्रॉपर्टी लाइव स्टॉक या पेरिशेबल नेचर की प्रॉपर्टी को इंक्लूड करती है तो कोर्ट क्या करेगा, उसकी इमीडिएट सेल कर देगा, क्योंकि वो खराब हो जाएगी। तो इमीडिएट सेल करने के बाद उसको तुरंत बेचने के बाद जो उसके पैसे आएंगे वो जैसा कोर्ट ऑर्डर कर देगा उनको वैसे ठिकाने लगाया जाएगा। अब सब सेक्शन 6 बोलता है द पावर एंड ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ अ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी द सेम एज दोज ऑफ अ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर द सीपीसी। ये किसी काम का नहीं है। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। अब किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी अटैच की गई है, गलत व्यक्ति की प्रॉपर्टी अटैच कर ली गई है, तो क्या होगा? इफ एनी क्लेम इज प्रेफर्ड, क्लेम प्रेफर्ड किए जाते हैं। ऑब्जेक्शन मेड टू द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अटैच्ड अंडर सेक्शन 83, जिसको अटैच किया गया 83 सेक्शन 83 के अंतर्गत, और 6 महीने में कराएंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी को गलत तरीके से अटैच किया गया है, अगर आप व्यक्ति नहीं है जिसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है और आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है, तो आप 6 महीने के अंदर अंदर उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो और बाय एनी अदर पर्सन देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन। और ये ऑब्जेक्शन कौन उठाएगा? प्रोक्लेम्ड पर्सन नहीं उठा सकता ऑब्जेक्शन, थर्ड पर्सन उठाएगा। ऑन द ग्राउंड दैट द क्लेमेंट एंड ऑब्जेक्टर इज एन इंटरेस्ट। आप क्या कहेंगे कि मेरा उसमें इंटरेस्ट है जो प्रॉपर्टी आपने अटैच की गई है, एंड दैट सच इंटरेस्ट इज नॉट लायबल टू अटैचमेंट। और उसका अटैचमेंट नहीं होना है, वो अटैचमेंट के लायबल नहीं है, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी और मैं प्रोक्लेम्ड पर्सन नहीं हूँ। द क्लेम एंड ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू। अब उसकी इंक्वायरी होगी कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, और उसको अलाउ या डिसअलाउ किया जा सकता है होली और इन पार्ट, या उसको पूरे ऑब्जेक्शन को अलाउ किया जा सकता है कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, आपने जो बोला है वो पूरा सही है, तो उसको स्वीकार कर सकता है कोर्ट, और या फिर आधा स्वीकार कर सकता है, आधा अस्वीकार कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट एनी क्लेम प्रिफर्ड और ऑब्जेक्शन मेड विद इन द पीरियड अलाउड by this subsection may in the event of death of the claimant or objector be continued by the legal representative। अब उसने क्लेम और ऑब्जेक्शन किया, उसके बीच में ही क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर की मृत्यु होगी, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी उसके क्लेम को कंटिन्यू कर रख सकते हैं। 6 मंथ के भीतर क्लेम और ऑब्जेक्शन किया जाएगा। जिस डेट से अटैच की गई है प्रॉपर्टी, उसके 6 महीने के भीतर ही कर सकते हैं आप क्लेम और ऑब्जेक्शन। Claim or objection under subsection 1 may be preferred or made in the court by which the order of attachment is issued, or if the claim or objection is in the respect of the property attached under an order endorsed under subsection 2 of section 83 in the court of the CGM of the district in which the attachment is made। अब क्लेम और ऑब्जेक्शन किस कोर्ट में ये किया जाएगा? जिस कोर्ट से अटैचमेंट का ऑर्डर इशू हुआ है उसी कोर्ट में आप जाएंगे, क्लेम और ऑब्जेक्शन करेंगे कि ये प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल टू अटैचमेंट। अब जैसे जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर सिचुएट है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी प्रॉपर्टी है, अब जैसे कोई प्रोक्लेम्ड पर्सन था, उसकी कोई प्रॉपर्टी बाहर सिचुएट थी, ऐसा कोर्ट को लगता है, तो उसको अटैच कर लिया कोर्ट ने, लेकिन वो प्रॉपर्टी किसी और की थी, तो कोर्ट तो है किसी और डिस्ट्रिक्ट में और अटैच की किसी और डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर्टी। अब वो व्यक्ति है जिसकी प्रॉपर्टी है, वो क्लेमेंट या ऑब्जेक्टर है, तो वो उस कोर्ट के उस डिस्ट्रिक्ट के सीजीएम के पास चले जाएगा। उसको उस कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, इसी डिस्ट्रिक्ट के सीजीएम के पास जाएगा, वो बोलेगा कि ये प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल टू अटैचमेंट, और उसके ऑब्जेक्शन को कोर्ट सुनेगा। Every such claim or objection shall be inquired by the court in which it is preferred, provided that if it is preferred or made in the court of a CGM, he may make it for the disposal of any magistrate subordinate to him। क्लेम और ऑब्जेक्शन को कोर्ट सुनेगा, इंक्वायरी किया रहेगा, और सीजीएम अपने सबऑर्डिनेट किसी मैजिस्ट्रेट को भी वो केस दे सकता है कि आप इसकी इंक्वायरी किए और उसको डिस्पोज ऑफ करें। क्या ये क्लेम और ऑब्जेक्शन सही है या नहीं? Any person whose claim or objection has been disallowed, or in part, or an order under subsection 1 may, within a period of 1 year from the date of such order, institute a suit to establish the right which he claims in respect of the property in dispute।
तो ये बोलता है क्लेम और ऑब्जेक्शन आपने किया वो डिसअलाउ हो गया, या आपने जो पूरी बात कही थी वो कोर्ट ने डिसअलाउ कर दी, या आपकी आधी बात मानी आधी बात डिसअलाउ कर दी, आपका थोड़ा हिस्सा तो मिला आपको वापस, थोड़ा हिस्सा नहीं मिला। तो अब आप क्या करेंगे, 1 साल के भीतर भीतर आपके पास एक रेमेडी और है, आप जा सकते हैं एक सिविल सूट से अपने राइट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और वो सिविल सूट आप कहाँ करेंगे, जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, ठीक है। बट सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ द सूट इफ एनी, अगर वो सूट का जो डिसीजन आता है, वो कोर्ट जो डिसीजन करेगा सिविल कोर्ट, उसके डिसीजन अगर नहीं आता है, या पर आप सिविल कोर्ट में नहीं आते हैं, तो ये वाला अटैचमेंट का जो ऑर्डर है उसको कंक्लूसिव मान लिया जाएगा, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। अब क्लेम एंड ऑब्जेक्शन कैन बी प्रेफर्ड एज लॉन्ग एज प्रॉपर्टी एंड अंडर अटैचमेंट। अब प्रॉपर्टी अंडर अटैचमेंट लिमिटेड टाइम के लिए रहती है, फिर उसके बाद उसको बेच दिया जाता है, तभी तक आप उसके खिलाफ क्लेम और ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। सेक्शन डील्स विद द राइट ऑफ अ पर्सन इंटरेस्टेड अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन। ध्यान रखना, ये सेक्शन प्रोक्लेम्ड पर्सन के लिए नहीं है, ये सेक्शन थर्ड पर्सन के लिए है, और ये सेक्शन कोर्ट के लिए है, और ये सेक्शन भी कोर्ट के लिए है। प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। अब है रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, अब प्रोक्लेमेशन में दिया गया था एक समय का, एक महीने का समय दिया गया था, अब उसके भीतर भीतर व्यक्ति आ जाता है तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर देगा अटैचमेंट से। अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन नहीं आता है तो क्या करेगा, कोर्ट 6 महीने तक इंतजार करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन। 6 महीने के बाद उसको बेचा जा सकता है। इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डजंट अपीयर विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, उतने समय में नहीं आता है जितने समय उसको प्रोक्लेमेशन में दिया गया था, द प्रॉपर्टी अंडर द अटैचमेंट, जो प्रॉपर्टी अटैच्ड है वो एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आ जाएगी। अब प्रोक्लेमेशन में जितना समय दिया गया था आप उसके अंतर्गत नहीं आते, 2 महीने का दिया गया था, उसके बाद वो प्रॉपर्टी तीसरे महीने में चली जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के पास, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट रुकेगी 6 मंथ के लिए, मतलब प्रोक्लेमेशन की डेट से 6 मंथ तक रुकेगी वो, ठीक है। फिर उसके बाद आप नहीं आते हैं तो उसके बाद उसको प्रॉपर्टी को बेच देगी सरकार। सोल्ड अंटिल नॉट बी सोल्ड अंटिल, मतलब 6 महीने तो रुकना ही पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट एंड अंटिल एनी क्लेम प्रेफर्ड ऑब्जेक्शन मेड अंडर सेक्शन 84 हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ अंडर दिस दैट सेक्शन। या किसी व्यक्ति ने क्लेम और ऑब्जेक्शन किया था थर्ड पर्सन ने कि ये प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल फॉर अटैचमेंट, तो जब तक उसका क्लेम और ऑब्जेक्शन डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक भी कोर्ट उसको नहीं बेचेगा प्रॉपर्टी को, अनलेस इट इज, कोर्ट बेच सकता है प्रॉपर्टी को, फिर भी बेच सकता है, 6 महीने से पहले भी बेच सकता है, क्लेम और ऑब्जेक्शन डिसाइड होने से पहले भी बेच सकता है। अगर वो स्पीडी और नेचुरल डिके होने वाली चीज है, अगर वो पेरिशेबल नेचर की चीज है, खराब होने वाली चीज है, उसको कोर्ट बेच सकता है। और द कोर्ट कंसीडर दैट द सेल वुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी अब कीमतें गिर जाएंगी, या ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे वो प्रॉपर्टी की वैल्यू आगे चल के कुछ नहीं रहेगी, तो भी कोर्ट उसको सेल कर सकता है इस समय से पहले, 6 मंथ से पहले, और क्लेम और प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन से होने से पहले, डिसाइड होने से पहले। इन ईदर ऑफ द केसेस द कोर्ट में कॉज इट टू बी सोल्ड व्हेनेवर इट थिंक्स फिट, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कभी भी उसको बेच सकता है। 6 महीने से पहले तभी बेचेगा जब वो पेरिशेबल नेचर की है, या कोर्ट उसको उसके ओनर के बेनिफिट में समझता है। अब सब सेक्शन 3, इफ विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, अब 2 साल के भीतर भीतर, 2 साल के भीतर भी नहीं आता है कोई व्यक्ति, यानी पर्सन उस प्रॉपर्टी इज और हैज बीन एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट के पास चली गई थी अंडर सबसेक्शन 2, अगर वो 2 साल के भीतर भीतर आ जाता है, 2 साल के अंदर आ जाता है, अपीयर्स वॉलंटरी, अपने आप आ जाता है, या उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और कोर्ट के समक्ष लाया जाता है, बाय हुज ऑर्डर द प्रॉपर्टी वाज अटैच्ड, मतलब जिस कोर्ट में ट्रायल चलेगा वही कोर्ट तो अटैचमेंट का ऑर्डर देगा। अब उस कोर्ट में उसको लाया जाता है और वो प्रूव कर देता है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट दैट ही डिड नॉट एब्सकॉन्ड, कि वो भागा नहीं था या उसने अपने आप को छुपाया नहीं था, कि वो वारंट का एग्जीक्यूशन को अवॉइड नहीं कर रहा था। तो
या उसको पता नहीं था कि ऐसा कोई केस चल रहा है उसके खिलाफ या प्रोक्लेमेशन हो गया है जिससे वो आ सके कोर्ट में, तो प्रॉपर्टी को अगर छोड़ दिया जाएगा अगर कोर्ट उससे सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ वो सही बोल रहा है, अगर वो प्रूफ कर देता है, अगर वो प्रॉपर्टी सेल कर दी गई है, क्योंकि 6 महीने के बाद तो प्रॉपर्टी को सेल करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट में आ जाती है। अब 6 महीने के बाद वो प्रॉपर्टी सेल कर दी गई तो उसकी जो धनराशि है वो उसको वापस कर दी जाएगी, लेकिन उस धनराशि में से उतना पैसा निकाल लिया जाएगा जितना उसकी सेल करने में खर्च किया था गवर्नमेंट ने। इफ द पार्ट और गवर्नमेंट नहीं, कोर्ट ने, इफ पार्ट और एनी देयर ऑफ, तो सारी कॉस्ट उससे ले ली जाएंगी जितनी वो सेल में लगी थी, तो फिर उसके बाद उसको प्रॉपर्टी वापस कर दी जाएगी। अब अपन समझते हैं, प्रोक्लेमेशन इशू हुआ, पर्सन आ जाता है स्पेसिफाइड टाइम में, उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर दिया जाएगा। प्रोक्लेमेशन के बाद अटैचमेंट भी होना चाहिए, प्रॉपर्टी का अटैचमेंट भी किया गया है। प्रोक्लेमेशन पब्लिश, प्रॉपर्टी अटैच्ड, person appears within the time specified in the proclamation, the attached property will be released. Person doesn't appear within the time specified in the proclamation and the property attached, the court will wait until any claim, preferred or objection which is made under section 84 has been disposed of. अब प्रॉपर्टी को अटैच किया था जब कोर्ट ने, तो किसी व्यक्ति ने उस पर क्लेम या ऑब्जेक्शन उठाया था कि प्रॉपर्टी इज नॉट लायबल फॉर अटैचमेंट, दिस इज माइन एंड दिस इज नॉट लायबल फॉर अटैचमेंट, सो द कोर्ट विल वेट until the claim or objection is not decided. Then if it is decided, it's good, and the court will also wait for the period of 6 months. After that, now 6 month period from the date of proclamation, from the date of proclamation 6 month period इंतजार किया, अब now property can be sold. फिर from the date of proclamation, if within 2 years from the date of attachment person appear or is apprehended and proves to the satisfaction of the court, 2 साल के भीतर भीतर वो अंदर अंदर आ जाता है व्यक्ति और वो बता देता है कि कारण बता देता है कि वो भाई कोर्ट में क्यों नहीं आ रहा था, तो उसको प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, सच प्रॉपर्टी भी डिलीवर टू हिम। सेक्शन 86 बताता है अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। आपने एक एप्लीकेशन दी थी कोर्ट में, वो रिजेक्ट कर दी गई थी, तो आप अपील कर सकते हैं उस रिजेक्शन के खिलाफ, या जैसे जिस कोर्ट ने रिजेक्ट किया एप्लीकेशन उसकी अपील कहाँ होती है ऑर्डिनरली, आमतौर पर उसके ऑर्डर्स की अपील किस कोर्ट में होती है, उसी कोर्ट में आप चले जाना, उसमें उसकी अपील कर सकते हैं आप। द कोर्ट टू विच द अपील ऑर्डिनरी लाई फ्रॉम द सेंटेंसेस ऑफ द फर्स्ट मेंशन कोर्ट, उसके खिलाफ जहां अपील होती है उसी कोर्ट में आप जाके अपील कर सकते हैं। अब कंक्लूजन क्या रहा इन सारे सेक्शन का, मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आते हैं क्वेश्चंस, एमपीसीजी में अभी तक इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। कंक्लूजन है, अ पर्सन हु इज अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ वारंट में बी प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डेड अंडर सेक्शन 82। A proclamation under section 82(1) requiring a person to appear must be published giving not less than 30 days। उसको 30 डेज का टाइम तो देना ही पड़ेगा प्रोक्लेमेशन में आपको हाजिर होने के लिए। इन ऑर्डर टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन हु इज एब्सकॉन्डिंग इन स्पाइट ऑफ अ वारंट ऑफ अरेस्ट बीइंग इशूड अगेंस्ट हिम, द प्रॉपर्टी में बी अटैच्ड साइमल्टेनियसली विद द इशुएंस ऑफ प्रोक्लेमेशन। प्रॉपर्टी के अटैचमेंट का भी ऑर्डर दिया जा सकता है अगर वो ऐसी लैंड अटैचमेंट की गई है, अटैच ऐसी लैंड की गई है जो रेवेन्यू पे करती है स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसकी अटैचमेंट कलेक्टर के थ्रू की जाएगी, उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू जिस डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी सिचुएट है। कलेक्टर की जगह यहाँ डीएम होना चाहिए था। तो ये आप पढ़ लें पॉज करके, इसके कंक्लूजन है, कंक्लूजन शॉर्ट, तो एक शॉर्ट रिवीजन, प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट, क्लेम ऑब्जेक्शन, रिलीज, सेल, रजिस्टोरेशन, रिलीज अगर वो व्यक्ति आ जाता है, सेल अगर वो व्यक्ति नहीं आता है, रजिस्टोरेशन 2 साल के समय में अगर वो आ जाता है तो उसको रजिस्टोरेशन, अपील, ठीक है। तो अब लास्ट में है एमसीक्यू, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी अ पर्सन हु इज अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ वारंट में बी प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डर, राइट आंसर सेक्शन 82। अंडर सेक्शन
E3 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द कोर्ट में ऑर्डर प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग बिफोर अटेंशन। तो ये आप एमसीक्यू हैं, आप कर सकते हैं। कोर्ट में ऑर्डर प्रोक्लेमेशन फॉर द पर्सन एब्सकॉन्डिंग बिफोर अटैचिंग द प्रॉपर्टी, ये आप कर सकते हैं। ये सारे एमसीक्यू आपके लिए डाले हैं मैंने। सो इसकी पीडीएफ की लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही, और आगे भी मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा जिससे आपको थोड़ी पढ़ाई में हेल्प हो सके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर टाइम।